ये 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि थी, जब प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित किया था। The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और भारत ने 2022 में अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। भारत की आर्थिक यात्रा अविश्वसनीय रही है। तो चलिए आज देखते हैं कि भारत ने पिछले 75 सालों में क्या हासिल किया है और ये कैसे बढ़ी है। इसलिए भारत में औपनिवेशिक शासन से पहले भारत एक आत्मनिर्भर और समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। ये चीन और पश्चिमी यूरोप से आगे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। हालांकि यूरोपीय आक्रमण और बाद में भारत के औपनिवेशीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण गिरावट आई। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी सन 1700 में 24.4% से घटकर सन 1950 में 4.2% हो गई थी। वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 1750 में 25% से घटकर 1900 में 2% हो गई थी। और इसी समय विश्व अर्थव्यवस्था में यूनाइटेड किंगडम की हिस्सेदारी 1700 में 2.9% से बढ़कर 1870 में 9% तक गई थी। फिर अंततः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उसे शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि प्रधान थी और भारत का औद्योगिक क्षेत्र सीमित था। सरकार ने गरीबी और बेरोजगारी की चुनौतियों से निपटने के लिए कई आर्थिक नीतियों को लागू कराना था और यहीं से आधुनिक भारत की कहानी शुरू होती है। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में आर्थिक विकास ज्यादातर स्थिर रहा। स्वतंत्रता के समय भारत की जीडीपी 103 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी और सरकार ने एक केंद्रीय नियोजित आर्थिक संरचना की और 5 साल के विकास मॉडल को अपनाया। इस विकास मॉडल का अधिकांश हिस्सा अनिवार्य रूप से सोवियत युग की आर्थिक विकास योजना की नकल थी, जहां सरकार उत्पादों के निर्माण और वितरण के संबंध में अधिकांश आर्थिक निर्णय खुद ही लेती थी। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, जो कृषि क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया। चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना और देश के विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करना था। खैर, बहुत सारी आयात बाधाओं, लाइसेंस राज और कम निजी भागीदारी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही थी और यह 80 के दशक तक जारी रहा। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। साथ ही खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ा और भारत को 1991 में भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा। लेकिन इस कठिन समय से बाहर निकलने के लिए भारत अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों को लागू करने में कामयाब रहा। तब 1990 के दशक में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। इससे सेवा क्षेत्र का विकास हुआ और भारतीय मध्यम वर्ग का उदय हुआ। 1991 से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के लिए खोलना शुरू किया। ऐसा करने से विदेशी निवेश में वृद्धि हुई और भारत को 90 और 2000 के दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद मिली। उच्च एफडीआई और उपभोक्ता क्षेत्र की वृद्धि देश की जीडीपी में परिलक्षित होती है, जो 2003 से 2007 तक 7 से 8% वार्षिक दर से बढ़ी। अब 1991 के आर्थिक सुधारों और 1995 में इंटरनेट की शुरुआत के बाद भारत का आईटी क्षेत्र बढ़ने लगा। यह आईटी क्षेत्र 2001 में $8 बिलियन का उद्योग बन गया, जो 1990 में केवल $100 मिलियन का उद्योग था। वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी में आईटी और बीपीएम सेक्टर की हिस्सेदारी 7.4% है। वित्त वर्ष 2022 में आईटी और बीपीएम उद्योगों का राजस्व $230 अरब से ज्यादा रहा और भारतीय आईटी और व्यापार सेवा उद्योग के 2025 तक 19.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। आईटी क्षेत्र के अलावा भारत में एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र भी है। प्रमुख उद्योगों में फार्मास्यूटिकल, केमिकल, ऑटोमोबाइल उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण भी शामिल है। भारत जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है। भारत एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है।
कई बड़ी कंपनियां पहले ही भारत में अपनी उत्पादन लाइनें स्थापित कर चुकी हैं। सरकार की PLI योजनाएं विशेष रूप से कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित कर रही हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये कंपनियां अगले 5 वर्षों में 143 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन करने वाली हैं। और इन उद्योगों को आगे मदद करने के लिए भारत डिजिटल हो रहा है। चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो या बैंकिंग से जुड़े काम, भारत डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभार्थी ग्रामीण भारत के लोग हैं। आपको बता दें, भारत की लगभग 64.61% आबादी ग्रामीण है। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस की सहायता से केवल आपके मोबाइल फोन का उपयोग करके 2 बैंक खातों के बीच पैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। UPI की घातीय वृद्धि के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम भुगतान बाजार बनने के लिए चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ दिया है। 2022 में 25.5 बिलियन वार्षिक लेन देन हुई। भारत का दूरसंचार उद्योग मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। बैंकिंग क्षेत्र के साथ साथ भारत के स्टार्टअप भी डिजिटल परिवर्तन से लाभान्वित हो रहे हैं। आसानी से उपलब्ध इंटरनेट, भारत में इंटरनेट की पहुंच की दर तेजी से बढ़ रही है। आज भारत में इंटरनेट की पहुंच जनसंख्या का 60% तक पहुंच गई है, जो 2019 से पहले 27% थी। भारत में 2022 तक कुल 840 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। आज के समय में भारत 108 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप पहले ही बना चुका है। देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। जैसे जैसे देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे स्टार्टअप्स और IT सेवाओं के अवसर भी बढ़ेंगे। कम लागत वाले इंटरनेट और 5G क्रांति की मदद से भारत में दुनिया के सबसे सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता है। आज भारत के पास न केवल एक बड़ा बाजार है, बल्कि शिक्षित युवा कार्यबल भी है। आज उनका मुख्य प्रयास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर जाना है। वे व्यापार के अनुकूल माहौल बनाकर और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लॉन्च करके China+1 रणनीति से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को व्यापार करने को आसान बनाने, अपने बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए व्यापक आधारित संरचनात्मक सुधारों को लागू कर रहा है। इसलिए 1960 में केवल $37 बिलियन की अर्थव्यवस्था से आज लगभग $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गई है। हाल ही में भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी की ही अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है और भारत वर्ष 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजारों में से एक है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1950-1951 में 10.29 बिलियन रुपए से बढ़कर वर्तमान में 563.499 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और विदेशी निवेश 1948 में 2.56 बिलियन रुपए से बढ़कर 2022 में 84,835 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। भारत वास्तव में बहुत आगे निकल चुका है। भारत अब एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सहित कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का घर है। इससे रोजगार सृजित करने और देश में विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिली है। इसके अतिरिक्त सरकार ने सड़कों, रेलवे और दूरसंचार नेटवर्क सहित बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए कदम उठाए हैं, जिससे डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सेवाओं का प्रसार संभव हुआ है। इससे व्यवसायों के लिए स्थानीय और वैश्विक बाजारों तक पहुंच आसान हो गई है। इन सुधारों के अलावा भारत ने उद्यमिता और नवाचार में भी वृद्धि देखी है। इसने व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाया है और तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था द्वारा बनाए गए अवसरों का लाभ उठाने के लिए नए व्यवसाय मॉडल बनाए गए हैं। भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है और भारत दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक भी है और तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक और इस्पात उत्पादक भी है। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग उत्पादन के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उद्योग है। आपको बता दें कि यूके स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी CEBR द्वारा पिछले साल दिसंबर में अपनी रिपोर्ट में 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $10 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया है और भारत ने 2047 तक एक विकसित देश बनने का लक्ष्य भी रखा है। खैर, 1947 से लेकर आज तक
यानी पिछले 75 सालों में भारत ने जबरदस्त तरक्की की है। कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर प्रतीत होती है और निकट भविष्य में दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की संभावना है। और अगर भारत ने आगे भी अपने पत्ते खेले तो अगले दशकों में ये देश सही मायने में गेम चेंजर हो सकता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।